क्लास 11 वर्ल्ड हिस्ट्री चैप्टर 2। इस चैप्टर 2 में हम लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में पढ़ रहे थे। विशेषकर मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। हमारा शीर्षक है लेखन कला का विकास। सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है जिसमें उच्चारित ध्वनियां अपना अर्थ प्रकट करती है और इसे मौखिक या शाब्दिक भावाभिव्यक्ति कहते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने समूह में, हम अपने लोगों के बीच, हम अपने समुदाय में आपस में बातचीत करने के लिए, आपस में एक संचार लाने के लिए, संचार को विकसित करने के लिए हम जिस भाव भंगिमा को प्रकट करते हैं, ठीक है, वह वस्तुतः हमारे द्वारा बोली गई ध्वनियां होती है। ये एक भावों की अभिव्यक्ति व्यक्त करता है। रोने के टाइम में आपके शरीर के भाव बदल जाते हैं। अगर दुख हुई है तभी तो आप रो रहे हो। जब आपके पास दुख नहीं है, आप सुखी हैं, तो आप हंसते हैं, उस वक्त आपकी भाव बदल जाती है। लेकिन मान लिया जाए अगर पूरे समुदाय पर कोई बड़ा संकट आ गया हो तो पूरे समुदाय के लोग इस दुख भरी घड़ी में अपने भाव को दुख के जैसा व्यक्त करते हैं। अब इनके संप्रेषण का साधन क्या होगा? तो हमारे पास संप्रेषण का साधन या तो ध्वनियां होंगी, या तो कोई संकेत होगा, या इशारा होगा, या भाव होगा। इसका मतलब है कि लिखना और मौखिक भावों की अभिव्यक्ति से उतना अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं। जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो उसका अर्थ है उच्चारण की गई ध्वनियां जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई है वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं। यानी मेसोपोटामिया में लेखन कला का जो विकास हुआ है वह 3200 ईसा पूर्व में हुआ है। उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई है। वहां बैलों, मछलियों और रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियां मिली है जो वहां के दक्षिणी शहर उरुक के मंदिरों में आने वाली और वहां से बाहर जाने वाली चीजों की होगी। स्पष्टतः लेखन कार्य तभी शुरू हुआ होगा जब समाज को अपने लेन देन का अस्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन एक अलग अलग समय पर होते थे और उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे और सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होते थे। तो इन सारी चीजों का एक रिकॉर्ड रखने के लिए उन लोगों को लेखन कला की महसूस हुई। अब लेखन कला बनता कैसे था, यानी किस पर लोग लिखते थे, जरा समझिए। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। लिपिक टाइपराइटर, ठीक है, यहाँ समझिए एक तरह से उसका काम होता था, चिकनी मिट्टी को गीला करता था। लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था और फिर उसको गूंथ कर और थाप कर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप दे देता था जिसे वह आसानी से अपने एक हाथ में पकड़ सके। वह सावधानी पूर्वक उसकी सतहों को चिकना बना लेता था। फिर सरकंडे की तीली की तीखी नोक से वह उसकी नम चिकनी सतह पर क्यूनिफॉर्म किलाकार चिन्ह बना देता था। दरअसल किलाकार एक लिपि का रूप बन गया और जब ये पट्टिकाएं धूप में सूख जाती थी तो पक्की हो जाती थी और वे मिट्टी के बर्तनों जैसे ही मजबूत हो जाती थी। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब जैसे धातु के टुकड़े सौंपने का हिसाब असंगत या गैर जरूरी हो जाता तो उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था और ऐसी पट्टी पर जब एक बार सूख जाती थी तो उस समय उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा हो, एक अलग पट्टिका की जरूरत होती थी। इसीलिए मेसोपोटामिया के खुदाई स्थलों पर सैकड़ों पट्टिकाएं मिली है और इस स्रोत संपदा के कारण ही आज हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जानते हैं। एक चिकनी मिट्टी की पट्टिका जो दोनों ओर किलाक्षरों में लिखी हुई है, यह एक गणितीय अभ्यास है। पट्टिका के अग्र भाग में सबसे ऊपर एक त्रिभुज का चित्र बना हुआ है और उसके आर पार कुछ रेखाएं अंकित हैं। आप देखेंगे कि अक्षर मिट्टी में दबाकर अंकित किए गए हैं।
किलाकार के बारे में जरा समझ लीजिए कि ये एक लैटिन शब्द क्यूनिसियस से बना है, जिसका अर्थ खूंटी, और फार्मा, जिसका अर्थ आकार से बना हुआ है। ठीक है, अर्थात किले के आकृति नुमा कुछ चीज होंगी और उससे ही वे लोग लिखने का काम करते हैं। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास बर्न किलाकार हो गए और भाषा सुमेरियन थी। अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं, बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और कानून में उन परिवर्तनों को घोषित करने के लिए किया जाने लगा जो देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। तो मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अकदी भाषा ने ले लिया। यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर भी है कि मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा जो सुमेरियन थी, बाद में यह मतलब हट जाता है या मिट जाता है और इसका स्थान अकदी भाषा ने ले लिया। तो कब लिया? 2400 ईसा पूर्व के बाद। अकदी भाषा में किलाकार लेखन का रिवाज ईसवी सन की पहली शताब्दी तक, अर्थात 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। लेखन प्रणाली: जिस ध्वनि के लिए कीलाक्षर या कील के आकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में एम या ये, लेकिन अक्षर सिलेबल्स, जो साइलेबल्स होते थे, जैसे अंग्रेजी में पुट या एल ए या आई एन। इस प्रकार मेसोपोटामिया के लिपि को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उसे गीली पट्टी पर उसके सूखने से पहले ही लिखना होता था। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता भी होती थी, इसलिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था और इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। अब देखिए, मेसोपोटामिया के लोग साक्षर थे या नहीं थे? मेसोपोटामिया के लोग बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। न केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, बल्कि ये कहीं अधिक पेचीदा भी था। अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वह यह चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। ठीक है, उन बातों को अवश्य लिखा जाए। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीकों को दर्शाती थी। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र और उसे पढ़कर सुनाया जाता था, इसलिए उसकी शुरुआत इस तरह की जाती थी: मेरे अमुक मालिक को उनका अमुक सेवक निवेदन करता है, मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया है। सृष्टि के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक काव्य के अंत में यह लिखा गया है कि इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए और बड़े बूढ़े लोग इन्हें छोटों को पढ़ाएं, बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चा करें, पिता इन्हें अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराएं, यहाँ तक कि ग्वालों के कान भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहे। लेखन कला का प्रयोग: शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरुक के एक प्राचीन शासक एन मरकर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है। मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था, जिसे अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एनमरकर के साथ जोड़ा जाता है। उस महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता है यह कोई नहीं जानता था। एनमरकर अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न तथा धातुएं मंगाना चाहता था। इस काम के लिए उसने अपना एक दूत अर्टा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। रात में वह चांद तारों की रोशनी और उनसे सूचित दिशा के अनुसार और दिन में सूरज के बताए गए मार्ग पर आगे बढ़ता गया। वह रास्ते में आने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघने के लिए ऊपर चढ़ता और उतरता रहा। जब वह पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले सूसा नगर के लोगों ने उसे छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया और उसने 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं और फिर 7 पर्वतमालाएं पार की। कवि के कहने का तात्पर्य यह था कि जब दूत एक बार ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया तो नीचे घाटी में सभी चीजें उससे
बहुत छोटी लगने लगती है। दूत अर्टा के मुखिया से लाजवर्द और चांदी नहीं ला पाया और उसे बारंबार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ ही लौटना पड़ा। और इसके बावजूद कि वह अर्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरुक के राजा की ओर से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा। अंत में दूत इतना चकरा गया कि अपनी बात को ही सही तरह से व्यक्त ही नहीं कर पाया। उसने एनमरकर के संदेशों को घालमेल कर दिया। तब राजा एनमरकर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर शब्द लिख दिए। उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था। जब लिखी हुई पट्टिका दूत ने अर्टा के शासक के हाथों में दी तो उसने उसकी जांच की और उच्चारित शब्द किल यानी लिखे गए शब्द यानी कीलाकार शब्द थे, उसे देखते ही उसकी त्योरियां चढ़ गई और उसने पट्टिका पर नजर गड़ाए रखी। इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। यह काव्य हमें यह भी बताता है कि लेखन कार्य सूचना इकट्ठा करने और दूर दूर भेजने का साधन तो था ही, साथ ही उससे मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता की भी झलक मिलती है। दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। 5000 ईसा पूर्व से दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया और ये शहर कई तरह के थे। पहले वे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए, दूसरे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए। अब ध्यान देंगे कि शहर का जो विकास हो रहा है वस्तुतः एक अध्यात्म सेंटर के रूप में, जो अपने लोग धर्म को मानते होंगे उस दौरान में, तो वे जहाँ अपनी पूजा और आराधना करते होंगे तो उन्होंने एक मंदिर बना लिया है, और दूसरा वे जहाँ से उनका व्यापार और लेन देन की प्रक्रिया शुरू हुई और विकसित हुई। तो और शेष शाही शहर थे। इनमें से पहली दो श्रेणियों के शहरों पर यहाँ चर्चा की जाएगी। बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने उनके मूल स्थान का तो पता नहीं है, अपने गांवों में कुछ चुने हुए स्थानों या मंदिरों को बनाना या उनका पुनर्निर्माण करना शुरू किया। तो सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे ऊर जो चंद्र देवता था और इन्नाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ बड़े होते गए, क्योंकि उनके खुले आंगनों के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का ही घर होता था। लेकिन मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। यही मंदिरों की विशेषता थी। साधारण घरों की दीवारें ऐसी नहीं होती थी। याद रखेंगे इस पॉइंट को। दक्षिणी मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर लगभग 5000 ईसा पूर्व में पाया गया था। मंदिर का केंद्र बिंदु देवता होता था जिनकी पूजा की जाती थी। लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। तो पुराने जमाने के कुछ मंदिरों के फर्शों पर मछली की हड्डियों की परतें जमी हुई मिली है। ये एक कर्मकांड को बतलाता होगा। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, सूत काटना और ऊनी कपड़ों को बुनना, यहाँ की जाती थी। घर परिवार से ऊपर के स्तर के व्यवस्थापक या व्यापारी के नियोक्ता अन्न, हल जोतने वाले पशुओं, रोटी, जौ की शराब, मछली आदि के आवंटन और वितरण के लिखित अभिलेखों के पालक के रूप में मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए और मुख्य शहरी संस्था का रूप ले लिया। लेकिन अन्य दूसरे कारक भी इस व्यवस्था में विद्यमान थे। जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी। फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में किसी वर्ष तो बहुत ज्यादा पानी बह जाता था और फसलों को डुबो देता था, और कभी कभी ये धाराएं अपना रास्ता बदल लेती थी, लेकिन जिससे ये खेत सूखे रह जाते थे। जैसा कि पुरातत्वीय अभिलेखों से पता चलता है
कि मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव समय समय पर पुनः स्थापित किए जाते रहे हैं। इन प्राकृतिक विपदाओं के अलावा कई बार मानव निर्मित समस्याएं भी आ खड़ी होती थी। जो लोग इन धाराओं के ऊपरी इलाकों में रहते थे, वे अपने पास के जलधारा से इतनी ज्यादा पानी अपने खेतों में ले लेते थे कि धारा के नीचे की ओर बसे हुए गांवों को पानी नहीं मिल पाता था, और ये लोग अपने हिस्से की सरनी में उसमें से गाद यानी मिट्टी नहीं निकालते थे, जिससे बहाव रुक जाता था और नीचे वालों को पानी नहीं मिलता था। इसीलिए मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों में जमीन और पानी के लिए बार बार झगड़ा होते थे। आज तक ये झगड़ा चलते चला आ रहा है। लगभग 3000 ईसा पूर्व में निर्मित एक मंदिर जिसका खुला हुआ आंगन और बाहरी भीतरी मुख्य भाग, देखिए यहाँ हमारे आर्कियोलॉजिकल साइंटिस्ट के द्वारा जो उत्खनित कार्य किए गए हैं, मतलब खोदा गया साइट है, उसकी फिगर है ये। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो जो मुखिया लड़ाई जीतते थे वे अपने साथियों और अनुयायियों को लूट का माल बांटकर खूंस कर देते थे तथा हारे हुए समूहों में से लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे, जिन्हें वे अपने चौकीदार या नौकर बना लेते थे। अब सोचिए, अपने अनुयायियों को लूट का माल बांट देते थे, बाकी लोग नौकर चाकर बना लेते थे। समझिए, इस प्रकार वे अपना प्रभाव और अनुयायियों की संख्या बढ़ा लेते थे, फॉलोअर्स की संख्या बढ़ा लेते थे। किंतु युद्ध में विजयी होने वाले ये नेता लोग अस्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं बने रहते थे। आज है तो कल चले जाते थे, लेकिन बाद में एक ऐसा समय आया जब इन नेताओं ने समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप नई नई संस्थाएं और एक परिपाटी विकसित हो गई। और इस समय के विजेता मुखियाओं ने कीमती भेंटों को देवताओं पर अर्पित करना शुरू कर दिया, जिससे कि समुदाय के मंदिरों की सुंदरता बढ़ गई। उन्होंने लोगों को उत्कृष्ट पत्थरों और धातुओं को लाने के लिए भेजा, जो देवता और समुदाय को लाभ पहुंचा सके, तथा मंदिर की धन संपदा के वितरण का और मंदिरों में आने जाने वाली वस्तुओं का हिसाब किताब रखकर प्रभावी तरीके से संचालन कर सकें। जैसा कि एनमरकर से जुड़ी कविताएं व्यक्त करती हैं कि इस व्यवस्था ने राजा को ऊंचा स्थान दिलाया और समुदाय पर उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। हम पारस्परिक हितों को सुदृढ़ करने वाले विकास के एक ऐसे दौर की कल्पना कर सकते हैं जिसमें मुखिया लोगों ने ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि वे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठी कर सके। इसके अलावा लोग एक दूसरे के आसपास रहने से स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस कर सके। उरुक, जो उन दिनों सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था, से हमें सशस्त्र वीरों और उनसे हताहत हुए शत्रुओं के चित्र मिलते हैं। और सावधानी पूर्वक किए गए पुरातत्वीय सर्वेक्षणों से हमें पता चला है कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास जब उरुक नगर का 250 हेक्टेयर भूमि में विस्तार हुआ तो उसके कारण दर्जनों छोटे छोटे गांव उजड़ गए और बड़ी संख्या में आबादी का विस्थापन हुआ। उसका यह विस्तार शताब्दियों बाद फले फूले मोहनजोदड़ो नगर से 2 गुना था। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि उरुक नगर की रक्षा के लिए उसके चारों ओर काफी पहले ही एक सुदृढ़ प्राचीर बना दी गई थी, मतलब किला। उरुक नगर 4200 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा। समझिए, इतनी प्राचीन साइट 4200 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी तक अपने अस्तित्व में रहा और उस दौरान 2800 ईसा पूर्व के आसपास वह बढ़कर 400 हेक्टेयर में फैल गया। इसकी समृद्धि कितनी मजबूत रही होगी, इस बात का अंदाजा लगा लीजिए। ऊपर एक काले पत्थर पर उत्कीर्णित शिलापट है और दाढ़ी वाले व्यक्ति का दोहरा चित्र बनाया गया है, देख लीजिए। युद्ध बंदियों और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिरों का, ठीक है, या प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना पड़ता था। कृषि कर भले ही न देना पड़े, पर काम करना अनिवार्य था। जिन्हें काम पर लगाया जाता था उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाता था। सैकड़ों ऐसी राशन सूचियां मिली हैं जिनमें काम करने वाले लोगों के नामों के आगे उन्हें दिए जाने वाले अनाज, कपड़े और तेल आदि की मात्रा लिखी गई है। एक अनुमान के अनुसार इन मंदिरों में
में से एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किया था। शासक के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंटें तैयार करने और मंदिर में लगाने और सुदूर देशों में जाकर मंदिर के लिए उपयुक्त सामान लाने के कामों में जुटे रहते थे। इसकी वजह से 3000 ईसा पूर्व के आसपास उरुक में खूब टेक्निक प्रगति हुई, टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस हुआ और अनेक प्रकार के शिल्पों के लिए कांसे के औजारों का प्रयोग बढ़ता चला गया। वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया था, क्योंकि उन दिनों बड़े बड़े कमरों की छतों को बोझ संभालने के लिए सहतीर बनाने के लिए उपयुक्त लकड़ी नहीं मिलती थी। सैकड़ों लोगों को चिकनी मिट्टी के शंकु कोण बनाने और पकाने के काम में लगाया जाता था। इन शंकुओं को भिन्न भिन्न रंगों में रंग कर मंदिरों की दीवारों में लगाया जाता था, जिससे वे दीवारें विभिन्न रंगों से सुशोभित हो जाती थी। तो मूर्ति कला के क्षेत्र में भी एक उच्च कोटि की सफलता प्राप्त हो गई और इस कला के सुंदर नमूने आसानी से उपलब्ध होने वाली चिकनी मिट्टी की अपेक्षा अधिकतर हम बाहर से मंगाए हुए पत्थरों से तैयार किए जाते थे। तभी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक युगांतकारी परिवर्तन आया, जो शहरी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत उपयुक्त साबित हुआ, और वह था कुम्हार के चाक का निर्माण। आगे चलकर इस चाक से कुम्हार की कार्यशाला में एक साथ बड़े पैमाने पर दर्जनों एक जैसे बर्तन आसानी से बनाए जाने लगे। कितनी मेहनत से ये लोग काम करते होंगे, सोच सकते हैं। देखिए, एक बेलनाकार मुद्रा की छाप लगभग 3200 ईसा पूर्व का है। इस छाप में अंकित दाढ़ी वाले सशस्त्र खड़े व्यक्ति और ऊपर काले पत्थर पर अंकित वीर का उत्कीर्णित शिलापट स्लेट, दोनों में पोशाक और केश शैली एक जैसी है। मोहर क्या था? एक शहरी शिल्प कृति थी। भारत में प्राचीन काल में पत्थर की मोहरें होती थी, जिन पर चिन्ह अंकित किए हुए होते थे, लेकिन मेसोपोटामिया में पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के अंत तक पत्थर की बेलनाकार मोहरें, जो बीच में आर पार छेद होती थी, एक तीली लगाकर गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी और इस प्रकार उनसे लगातार चित्र बनाया जाता था। वे अत्यंत कुशल कारीगरों द्वारा उकेरी जाती थी और कभी कभी उनमें ऐसे लेख होते थे जैसे मालिक का नाम, उसके इष्टदेव का नाम और उसकी अपनी पदीय स्थिति आदि। किसी कपड़े की गठरी या बर्तन के मुंह को चिकनी मिट्टी से लीप पोत कर उस पर वह मोहर घुमाया जाता था, जिससे उसमें अंकित लिखावट मिट्टी की सतह पर छप जाती थी और इससे उस गठारी या बर्तन में रखी वस्तुओं को मोहर लगाकर सुरक्षित किया जा सकता था। जब इस मोहर को मिट्टी की बनी पट्टिका पर लिखे पत्र पर घुमाया जाता था, तो वह मोहर उस पत्र की प्रामाणिकता की प्रतीक बन जाती थी। इस प्रकार देखिए, मुद्रा सार्वजनिक जीवन में नगर वासियों की एक अहम हिस्सा बन गया। देखिए, है ना, कितना सुंदर कलाकृति के साथ है। 5 पुरानी बेलनाकार मोहरें हैं और उनके छापे हैं। शहरी जीवन के बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। दरअसल ऊपर के विवरण से पता चलता है कि नगरों की सामाजिक व्यवस्था एक उच्च या सम्भ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था, यानी ऊंचे वर्ग और नीचे वर्ग की खाई बन चुके थे। धन दौलत का ज्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था और इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि बहुमूल्य चीजें जैसे आभूषण, सोने के पात्र, सफेद सीपियां और लाजवर्द जुड़े हुए लकड़ी के वाद्य यंत्र, सोने के सजावटी खंजर आदि तो विशाल मात्रा में ऊर में राजाओं और रानियों की कुछ कब्रों या समाधियों में उनके साथ दफनाई गई मिली है। लेकिन आम आदमी की स्थिति क्या थी, सोच सकते हैं आप। कानूनी दस्तावेजों जैसे विवाह और उत्तराधिकार आदि के मामलों से संबंधित से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था, न्यूक्लियर फैमिली को। हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। हमें विवाह की प्रक्रिया या विधि के बारे में कुछ जानकारी मिली है। विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी और वधू के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। उसके बाद वर पक्ष के लोग वधू को कुछ उपहार देते थे। जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी, तब दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था और वे एक साथ बैठकर भोजन करते थे और फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे। जब नव वधू को उसकी सास लेने आती थी, तब वधू को
उसके पिता द्वारा उसकी दाय का हिस्सा दे दिया जाता था और पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे। एकल परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी और बच्चे शामिल होते हैं। याद रखेंगे, हौज जमीन में एक ऐसा ढका हुआ गड्ढा होता था, ठीक है, जिसमें पानी और मल जाता था। आज का सेप्टिक टंकी, आज का लैट्रिन टंकी। आइए अब ऊर नगर का अवलोकन करें, और यह उन नगरों में से एक था जहां सबसे पहले खुदाई की गई थी। ऊर मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 ईस्वी के दशक में एक बहुत ही व्यवस्थित ढंग से की गई। उसमें टेढ़ी मेढ़ी व संकरी गलियां पाई गई, जिससे यह पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ियां वहां के अनेक घरों तक नहीं पहुंच सकती थी, और अनाज के बोरे और ईंधन के गट्ठे संभवतः गधे पर लाद कर घर तक लाए जाते होंगे। पतली व घुमावदार गलियों तथा घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार न होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि नगर नियोजन की पद्धति का भारी अभाव था। हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में बिल्कुल नगर नियोजन पद्धति से ही बना हुआ शहर था, जबकि मेसोपोटामिया सभ्यता में ये अभाव है। वहाँ गलियों के किनारे जल निकासी के लिए उस तरह की नलियाँ नहीं थी जैसे कि उसके समकालीन नगर मोहनजोदड़ो में पाई गई है, अभी मैंने आपको कहा, बल्कि जल निकासी की नलियाँ और मिट्टी की नलिकाएं ऊर नगर के घरों के भीतरी आंगन में पाई गई है, जिससे यह समझा जाता है कि घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर होता था और वर्षा का पानी निकास नलियों के माध्यम से भीतरी आंगनों से बने हुए हौजों में ले जाया जाता था। शायद यह इसीलिए किया गया था कि एक साथ तेज वर्षा आने पर घर के बाहर की कच्ची गलियां बुरी तरह कीचड़ से न भर जाए। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि लोग अपने घर का सारा कूड़ा कचरा बहाकर गलियों में डाल देते थे, बुहार कर मतलब उठाकर, जहां वह आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आता रहता था। और इस प्रकार बाहर कूड़ा डालते रहने से गलियों की सतहें ऊंची उठ जाती थी, जिसके कारण कुछ समय बाद घरों की दहलीजों को भी ऊंचा उठाना पड़ता था, ताकि वर्षा के बाद कीचड़ बहकर घरों के भीतर ना आ सके। कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि उन दरवाजों से होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे। इससे घरों की परिवारों में गोपनीयता भी बनी रहती थी। तो पहले के घर आपको इसी तरह के बने हुए मिलेंगे, स्पेशली आपका मिट्टी का घर जो बना हुआ होगा उसमें आप खिड़की नहीं पाएंगे, और सेम पैटर्न पर आपका घर बना है, ठीक है, ताकि परिवार की गोपनीयता रहे। कितने परिवार रहते हैं, स्पेशली महिलाओं के लिए, है ना। घरों के बारे में कई तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे, जिनके विषय में ऊर में पाई गई शकुन, अपशकुन और बहुत सारी इस तरह की जो बातें हैं वो पट्टिकाओं पर लिखी हुई मिली है। जैसे जैसे घर की दहली ऊंची उठी हुई हो तो वह धन दौलत लाती है, और सामने का दरवाजा अगर किसी दूसरे के घर की ओर ना खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता है। लेकिन अगर घर का लकड़ी का मुख्य दरवाजा भीतर की ओर ना खुलकर बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बन जाएगी। ये सब आप जानते हो, ये टोने टोटके अंधविश्वास का जड़। तो ऊर में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान था जिसमें शासक तथा जनसाधारण की समाधियां पाई गई, लेकिन कुछ लोग साधारण घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए हुए थे।